दोस्तों, इस वीडियो में कई बड़ी इंटरनेशनल खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले किए हैं। उधर रूस और नॉर्थ कोरिया ने अपना अलग नाटो बनाने के लिए शुरुआत कर दी है, जिससे हलचल मच गई है। बहुत उम्मीद है कि रूस ईरान को भी इसमें शामिल कर ले, ताकि इजराइल के जरिए अमेरिका को निशाना बनाया जा सके। कुल मिलाकर अमेरिका की दुश्मन लॉबी के लिए इस मुआहिदे की शर्तों ने बेहद खतरनाक अंजामों की तरफ इशारा कर दिया है। तीसरी खबर यह है कि अमेरिका ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को सीधा ना बोलते हुए, नो बोलते हुए कह दिया कि यार, तुम अपनी हैसियत से बड़ी चीजें इस बार मांग रहे हो जो तुम्हें नहीं मिल सकती। एक एक खबर को मैं एक एक करके आपके सामने रखने जा रहा हूं। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। सबसे पहली खबर, रूस और यूक्रेन के बीच जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। दोनों के दरमियान जारी जंग शुरू होने के बाद से रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर अब तक के सबसे बड़े और खतरनाक ड्रोन हमले किए हैं। यूक्रेन की एयरफोर्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के सभी हिस्सों पर लगभग 145 ड्रोन से हमला किया, 145 ड्रोन्स। यूक्रेन का यह दावा है कि इनमें से ज्यादातर ड्रोन्स को उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। इस हमले के बाद ऐसा लगता है कि पुतिन का पारा है ये, मगर ऐसा हुआ क्यों? इतना बड़ा हमला आखिरकार रूस ने ड्रोन का क्यों कर दिया यूक्रेन पर? दरअसल रूस पर यूक्रेन ने भी अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में से एक हमला किया, और इन्होंने पहले किया। इससे पुतिन को गुस्सा आ गया और उन्होंने ज़ेलेंस्की को मजा चखाने का हुक्म अपनी फौज को, अपनी एयर डिफेंस यूनिट को दे दिया। 10 नवंबर का दिन मानो हवाई गदर का दिन बन गया। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर जमकर हमला किया। मॉस्को में ड्रोन स्ट्राइक की गई, जिससे 4 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए और उड़ानें रद्द कर दी गईं या डाइवर्ट कर दी गईं। रूस की फौज ने आसमान में कई ड्रोन मार गिराए। इस हमले में महज एक शख्स के घायल होने की खबर आई है, लेकिन नुकसान भी हुआ है। रूस का कहना है कि यूक्रेन की तरफ से भेजे गए सभी 34 ड्रोन्स को मॉस्को के पास पहुंचने से पहले ही गिरा दिया गया। हालांकि इसका असर राजधानी मॉस्को के 3 हवाई अड्डों पर पड़ा, जैसा कि 4 पर पड़ा। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, उससे पहले रूस के वेस्टर्न इलाके पर भी बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले हुए थे। इन ड्रोन हमलों से तबाही हुई थी, लेकिन ये ड्रोन हमले बड़े हैं। 34 ड्रोन एक साथ अगर मॉस्को पहुंच जाएं, ये सबसे बड़ा हमला मॉस्को पर था। इससे पहले यूक्रेन इससे ज्यादा ड्रोन दूसरे इलाकों में दाग चुका है, लेकिन ये मॉस्को दारुल हुकूमत पहुंच गए। ये ड्रोन हमला ऐसे वक्त हुआ जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप नए सदर चुन लिए गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि उनकी लीडरशिप में अमेरिका इन दोनों ममालिक रूस और यूक्रेन में जंग खत्म करने का दबाव डालेगा। तो क्या हुआ? मॉस्को और इसके आसपास के इलाके में कम से कम 2.1 करोड़, यानी यूं समझ लें कि 2.1 करोड़ लोगों की आबादी रहती है। यूक्रेन ने कहा कि रूस ने भी जवाबी हमले में रातों रात 145 ड्रोन लॉन्च किए, और ये रात 10 नवंबर की थी, लग चुकी थी। यूक्रेन का यह कहना है कि उसकी एयर डिफेंस ने 62 ड्रोन्स को मार गिराया, 62 ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन बाकी ड्रोन्स ने क्या तबाही मचाई, यूक्रेन ने बात पूरी छुपाई, बताया नहीं। कुछ ऑफिशियल्स का यह कहना है कि जंग के शुरुआती दिनों के बाद से रूसी फौज सबसे तेज स्पीड से आगे बढ़ रही है, बढ़ती चली जा रही है, इलाके कब्जाती चली जा रही है। कुछ अमेरिकी ऑफिशियल्स का यह मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद 2.5 साल पुरानी जंग अब अपने आखिरी फेज में चल रही है, लिहाजा दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। किसका दिया बुझ रहा है? रूस का, यूक्रेन का। फिलहाल जिस तरीके से रूस की फौज एडवांस मोड में है, लग नहीं रहा है कि रूस कहीं से भी कमतरी का शिकार, बर्तरी का शिकार है। बर्तर है, बढ़ रहा है, आगे मजबूत है। उधर ज़ेलेंस्की को यह लगता है कि जंग बंद हुई तो अमेरिका और वेस्ट से मिलने वाली मदद भी बंद हो जाएगी, लिहाजा वो ऐसे बड़े हमलों के जरिए जंग को भड़काना चाहता है, ऐसा माना जाता है। याद रहे, मैंने आपको पिछले वीडियो में हेडलाइंस शो, जो मेरा शो है, उसमें यह बताया था कि यूरोपीय यूनियन के एक मेंबर मुल्क स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिको ने यह बताया है कि ट्रंप के जीतने से ज़ेलेंस्की खौफजदा हैं। वो रूस की जंग और यूक्रेन को मिलने वाली मदद बंद करवा देंगे, ऐसा ज़ेलेंस्की को लगता है। उन्होंने कहा, एक मीटिंग में हमारी मुलाकात हुई तो फक था ज़ेलेंस्की के चेहरे का रंग। ऐसा मैंने इस बंदे को पहले कभी नहीं देखा था, जैसा ये ट्रंप के चुने जाने के बाद हो गया। खैर दोस्तों, एक और बड़ी खबर है, उससे रूबरू करवाना बेहद ज़रूरी है। ये है रूस की लीडरशिप में बनने वाले नाटो या पाटो की।
व्लादिमीर पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के साथ एक नए अलायंस को मंजूरी दे दी, एक नए गठबंधन को मंजूरी दे दी है। शर्तें बेहद खतरनाक। मॉस्को ने प्योंगयांग यानी कि रूस ने नॉर्थ कोरिया के साथ बायलैटरल स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी ट्रीटी यानी द्विपक्षीय रणनीतिक सुरक्षा संधि को कंफर्म कर दिया है। दस्तखत हो चुके हैं। 9 नवंबर की रात ये बड़ा ऐलान किया गया। शायद ज़ेलेंस्की इससे भी घबरा गए, तभी ड्रोन हमला किया, फिर रूस ने किया। असल में 9 नवंबर की रात रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी डीपीआरके के साथ एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी वाली एक ट्रीटी पर, एक संधि पर दस्तखत किए। रूस के अपर हाउस ने इस हफ्ते इस ट्रीटी की कंफर्मेशन की थी, जबकि लोअर हाउस ने पिछले महीने ही इसको सपोर्ट दे दिया था। दोनों सदनों से, दोनों हाउसेस से मंजूरी के बाद अब ये समझौता अमल में आ गया है, एक कानून बन चुका है रूस और नॉर्थ कोरिया के दरमियान। साथ ही इसे रूस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है, ताकि अमेरिका, इजराइल, दुनिया में जो जो रूस को नहीं चाहते वो सब पढ़ लें। अब जरा इस ऐलान की टाइमिंग और असर को समझिए। पुतिन ने ये दस्तखत ऐसे वक्त में किए हैं जब यूक्रेन, साउथ कोरिया और अमेरिका ये दावा करते नहीं थक रहे हैं कि हजारों नॉर्थ कोरिया के फौजी मौजूदा वक्त में यूक्रेनी सरहद के पास तैनात हैं और रूस की तरफ से जंग लड़ने को बेताब हैं, बल्कि लड़ भी रहे हैं। रूस नॉर्थ कोरिया के बीच हुए इस मुआहदे का या इस संधि का मतलब क्या है, जरा समझेंगे। इस मुआहदे में ये तय हुआ है, ये प्रावधान है कि अगर इन दोनों मुमालिक यानी रूस और नॉर्थ कोरिया में से किसी पर भी कोई तीसरा मुल्क हमला करता है तो जंग की सूरत पैदा हो सकती है। तो दूसरा पक्ष यानी मान लीजिए रूस पर हमला हुआ तो दूसरा पक्ष नॉर्थ कोरिया बिना किसी देर के सैन्य, मिलिट्री और दूसरी मदद मुहैया करवाने के लिए अपने पास मौजूद तमाम सामान और सट्टा लगा देगा। यानी रूस पर अगर यूरोप का कोई मुल्क हमला कर दे तो नॉर्थ कोरिया अपने मिसाइल, बंदूक, बम, बल्लम, बर्छी जो भी उसके पास होगा वो रूस के लिए निछावर कर देगा। यानी सीधे लफ्जों में कहें तो रूस ने अपना नाटो बनाना स्टार्ट कर दिया है। क्या मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका से निपटने के लिए पुतिन ईरान के साथ भी ऐसा ही कुछ मुआहदा करेंगे? वैसे पुतिन अगर G20 के बरक्स ब्रिक्स को खड़ा कर सकते हैं तो फिर नाटो के खिलाफ पाटो को खड़ा करने से पीछे कैसे रख सकते हैं, है ना? नहीं रह सकते। पाटो मेरे दिमाग की उपज है। मैं मानता हूं कि एक ऐसा अलायंस होगा, मिलिट्री अलायंस तमाम फोर्सेस के बीच, जैसे नाटो का है। ये सब एंटी नाटो ही होंगे, नॉर्थ कोरिया और रूसिया। तो इनकी भी वही शर्तें होंगी, तुम पर हमला किया हम भी आएंगे भाई, हमने कसम खाई तुम्हारा साथ निभाएंगे। तो ये सब अगर होने लगा तो आप सोचिए कि दुनिया जो यूनिपोलर थी बायपोलर हो रही, मल्टीपोलर हो रही है। एक बपौती जो थी पूरी दुनिया पर वो खत्म हो रही है, वो खत्म हो रही है। और ये उसकी बड़ी शुरुआत में से एक है, ब्रिक्स और नॉर्थ कोरिया रशिया का अलायंस। चलते चलते एक हेडलाइन फुल फ्रेम देख लीजिए। पेंटागन ने, अमेरिका के रक्षा विभाग ने ज़ेलेंस्की की मिसाइल रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से रशिया टुडे ने इस खबर को लिखा है। जो रक्षा मंत्री ऑस्टिन, उन्होंने कहा ज़ेलेंस्की से जो आप मिसाइल मांग रहे हैं हम आपको इतनी बड़ी तादाद में पहले ही दे चुके हैं, अब हम आपको और कहां से दें कि हमें दूसरे ममालिक को भी देना है, वहां से ऑर्डर पेंडिंग है। उन सब को छोड़कर हम आपको मिसाइल्स कैसे दे सकते हैं? और ये मिसाइल्स कौन सी हैं जो बहुत ही ख़तरनाक मिसाइल्स कहलाती हैं? ATACMS मिसाइल सिस्टम जो हैं वो उन्होंने कहा कि आप इसे और मांगकर ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप बहुत ज़्यादा हमसे तवक्को रख रहे हैं, हमसे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ज़ेलेंस्की बाबू। और ये भी कहा कि आप इन मिसाइल्स की रेंज से जितने भी अपने एसेट्स थे, जितने भी आप तबाही कर सकते थे रूस के मिलिट्री इक्विपमेंट्स की, वो रूस ने पीछे हटा लिए हैं। अब आप कहीं से भी मारेंगे ना मिसाइल, रूस के उन चीज़ों पर टारगेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पुतिन उन्हें बहुत पीछे ले गए ताकि आपके नुकसान से बचकर आपको नुकसान पहुंचाया जा सके। ये थी कुछ खबरें मिडिल ईस्ट से इतर, तो मैंने सोचा आपके सामने रख दूं। उम्मीद करता हूं ये शो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।